नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात कर रहे हैं योगी सरकार का 10वां बजट। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का 10वां बजट आज पेश किया है। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है ये। सुरेश खन्ना ने कई अहम बातें इस बजट को लेकर कही। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं पर, युवाओं पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी बजट पेश किया। तक का यूपी का ये सबसे बड़ा बजट रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। यूपी में प्रति व्यक्ति की आय में हुई बढ़ोतरी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। प्रदेश के विकास में नारी शक्ति का अहम योगदान है। प्रति व्यक्ति आय 1.2 लाख रहने का अनुमान। यूपी में गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भी बढ़ोतरी की गई है। 10 लाख में रोजगार का सृजन। यूपी में गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान। कृषि उत्पादन में यूपी अग्रणी राज्य बन गया है। 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पुलिस विभाग ने 2 लाख से ज्यादा भर्तियां की गई हैं। बता दें कि अभ्युदय केंद्र पर भी मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। यह अहम बातें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कही। युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। कौशल विकास मिशन में 9 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। केला में उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। स्टार्टअप योजना में यूपी नंबर 1। रोजगार बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है। 50 लाख करोड़ के एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं। बजट की ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भी बढ़ोतरी। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में बढ़ोतरी की गई है। यूपी में विकास की रफ्तार हुई तेज। 10 लाख में रोजगार का सृजन। कृषि उत्पादन में यूपी अग्रणी राज्य। पुलिस विभाग में 2 लाख से ज्यादा की भर्ती की गई है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि ये कुल बजट करीब 9,12,696.3 करोड़ रुपए का है। और बजट में पिछली बार की तुलना में इस बार 12.9% अधिक ये बजट है। प्रमुख फोकस युवा, महिला, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर रहा। कृषि क्षेत्र में करीब 10,888 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सिंचाई के लिए नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए करीब 18,000 करोड़ का प्रस्ताव है। गन्ना भुगतान के लिए सरकार ने रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान का दावा किया है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है। युवाओं और रोजगार के लिए बात करें तो रोजगार लक्ष्य से प्रदेश में 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। टैबलेट और स्मार्टफोन। युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए 40 लाख नए टैबलेट, स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए टेक युवा समर्थ युवा योजना के तहत युवाओं के कौशल विकास और एआई मिशन की स्थापना की जाएगी। महिलाओं की बात करें तो कन्या सुमंगला और शादी अनुदान, गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। सुरक्षा और शिक्षा की बात करें तो हर जिले में कन्या छात्रावास और महिलाओं के लिए विशेष कौशल संवर्धन केंद्र खोले जाएंगे। मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी योजना के विस्तार का भी संकेत दिया गया है। एक्सप्रेसवे और मेट्रो। यूपी में 12 नए एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव रखा गया है। वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में मेट्रो सेवाओं के विस्तार के लिए फंड दिया गया है। सड़क और सेतु, सड़क और पुल निर्माण के लिए करीब 34,468 करोड़ का भारी भरकम बजट आवंटित हुआ है। सौर ऊर्जा के लिए 2,815 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ दिए गए हैं। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 1,023 करोड़ का प्रावधान है। कैंसर संस्थानों में लखनऊ के कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट का कुल हिस्सा आपको बता दें, कुल बजट का लगभग 12.4 शिक्षा पर है और 6% स्वास्थ्य सेवाओं पर
खर्च किया जाएगा। ठीक है, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। विवेक पांडे सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुपमा श्रीवास्तव जी अर्थशास्त्री है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रत्ना पांडे कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम बीजेपी के नेता से। विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो बजट आवंटित किया गया है, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर? कहा जा रहा है महिलाओं, युवाओं और शिक्षा पर फोकस दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक बजट है और विकासशील उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश के लिए ले जाने वाला ताकतवर बजट है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने वाला बजट है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको हमारे सुरेश खन्ना जी ने इसमें समाहित ना किया हो। जिस तरह से बेटियों से लेकर उनके पढ़ाई से लेकर उनके शादियों से लेकर और मेडिकल से लेकर के हर क्षेत्र की उन्होंने चिंता की है। ये पूरे उत्तर प्रदेश को बम करने वाला बजट है और अर्थव्यवस्था को एकदम पटरी पे सरपट दौड़ाने वाला और 2047 के मोदी जी के विकसित भारत के सपने की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाने वाला बजट है। हम इस बजट का खुले दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं मोदी जी को, योगी जी को, सुरेश खन्ना जी को। ठीक है विवेक जी, वापस आएंगे। अनुपमा श्रीवास्तव जी जो कि अर्थशास्त्री हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुपमा जी, 12.9% की बजट वृद्धि हुई और 13.4% की अनुमानित जीडीपी की विकास दर के बीच का संतुलन आर्थिक दृष्टि से कितना व्यवहारिक लग रहा है? सबसे पहले के न्यूज़ का धन्यवाद कि यूपी बजट जो कि एक बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है आज के लिए और इस योगी सरकार के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बजट है, आखिरी बजट है ये इनके इस कार्यकाल का। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बजट हो जाता है। इसमें जो भी आर्थिक विकास की दरें निर्धारित की गई हैं या बताई गई हैं, ये वाकई में एक बहुत ही कहते हैं कि विकसित भारत 2047 की तरफ ले जाने के रास्ते को बहुत ही क्लियर कट दिखा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो वाकई में सार्थक है। जहां तक आज के डेट में इसका निष्कर्ष निकालने की बात है, अभी ये बहुत जल्दी है इस बात पे कोई भी बात कह देना, लेकिन हाँ, जितनी भी पिछले 1-2 साल में जो भी विकसित दरें आई हैं, ये दर आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि एक मेजरमेंट की इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की या राष्ट्रीय आय की, जैसे आपने जीडीपी ग्रोथ रेट कहा, तो इकोनॉमिक्स में जब हम इसका मेजरमेंट करते हैं तो हो सकता है कि हमारे जो 1% रिच लोग हैं उनकी जो इनकम है या उनका जो प्रोडक्शन है उसको ही टोटल करके हमने जीडीपी निकाल लिया हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारी आय है या जो हमारी प्रति व्यक्ति आय यहाँ दिख रही है आंकड़ों के रूप में, वो वाकई में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द इकोनॉमी एंड द पीपल ऑफ इंडिया या नहीं है। तो हमें इस चीज पर भी जोर देना होगा कि हम खाली आंकड़ों की बात ना करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अबाउट स्टैटिस्टिक्स, लेकिन अगर हम सिर्फ इसकी बेसिस पे ही एक निष्कर्ष निकाल लेंगे तो ये सही नहीं होगा। मेरी राय यही है एक अर्थशास्त्री के रूप में कि अभी भी सरकार को इन आंकड़ों के उसमें इतना ज्यादा अपनी जो पॉलिसीज है उनको आंकड़ों के आधार पर निर्धारित ना करके जो हमारे लोग हैं उनकी आवश्यकताओं पर निर्धारित करना चाहिए। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो स्वास्थ्य हो, उन चीजों पर भी जोर देना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट पे जोर देना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस सेक्टर में बढ़ रहा है। अगर वो गिग इकोनॉमी में बढ़ रहा है, अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ रहा है,
तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा या वो लोगों को उतना सशक्त नहीं कर पाएगा। तो हमें इन चीजों पर, इन मुद्दों पर ज्यादा बात करनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर रत्ना पांडे जी, कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं। रत्ना जी, लगातार विपक्ष कर रहा है कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, लेकिन अगर हम इस संपूर्ण बजट को देखें तो इसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काफी कुछ है। जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग के साथ शुरू करूंगी कि ये एक बजट में अनाउंसमेंट ज़्यादा, अकाउंटेबिलिटी बेहद कम है। वैसे तो आदरणीय अनुपमा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी बहुत जल्दी है इसको एनालाइज करके इस पे कमेंट्स करना, बट ये गवर्नमेंट कह रही है कि हिस्टोरिक बजट है। मैं पूछना चाहती हूँ किसके लिए हिस्टोरिक है ये? यूथ, आज भी युवा जो है वो नौकरी के लिए भटक रहा है। इन्वेस्टमेंट आप बोल रहे हैं बहुत ज्यादा हो जाने वाला है, कितनी गवर्नमेंट जॉब निकालिएगा, कितनी भर्ती होंगी, और क्या आप पेपर लीक रोक लीजिएगा? आपने बात की टोटल पॉपुलेशन की, उसके हिसाब से हमारा जो अभी प्रेजेंट बजट आपका बोल रहा है एजुकेशन और हेल्थ बहुत कम खर्चा किया है, बहुत कम एलोकेट किया गया है बजट। हालांकि एजुकेशन इनका मुद्दा ही नहीं है, ये तो स्कूल बंद करने वाली सरकार है, तो एजुकेशन पे खर्चा तो ये क्या ही करेंगे। दूसरी, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के स्किल डेवलपमेंट को बोल रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का पिछला हिसाब तो दे देते माननीय योगी जी, सदन में खड़े होकर ये तो बता देते कि कौशल विकास में कितना घोटाला किया गया उत्तर प्रदेश में। और बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ सुनने में। रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? पिछली कितनी योजनाएं आप पूरी करके लाए हैं, क्या करके आए हैं आप बजट में? 0.5% बजट आपका अनयूज्ड रह गया पिछली बार का। और बात महिलाओं की, तो महिला अपराध बढ़ा नहीं भाई साहब, यूपी नंबर 1 पहुंच चुका है। तो आप सिर्फ आंकड़े गिना के, ये एक जुमलेबाजी जो प्रथा है बीजेपी की, सिर्फ वो किया जा रहा है। वस्तुतः यथार्थ में बात करना इनके लिए कभी संभव ही नहीं है, किसी स्तर पर संभव नहीं है। डेवलपमेंट अनाउंसमेंट से नहीं होगा, डिलीवरी से होगा। और डिलीवरी, जब इन्होंने बजट पिछला ही पूरा जो एलोकेटेड अमाउंट है वो यूज ही नहीं कर पाई सरकार, तो क्या कर पाइएगा? हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनाएंगे और महाकुंभ में भगदड़ से लोग मर जाएंगे। उस प्रदेश में किस विकास और किस बजट की बात की जानी चाहिए? मेरे समझ से बाहर है ये बजट। हाँ, जुमलेबाजी है, चुनाव का बजट है, और उसी प्रकार से ये घोषणाएं बिना सोचे घोषणा कर देना बीजेपी की आदत है। ठीक है, वापस आएंगे। विवेक पांडे जी, सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, सरकार ने 10 लाख नए रोजगार देने का वादा किया है। पिछले बजटों के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो आप इस आंकड़ों पर सवाल क्यों उठा रहे? देखिए, बहुत धन्यवाद, आपने पहले तो प्रमुख विषय को उठाया है यशी जी। और ये वास्तव में रोलिंग बजट की रणनीति है, ऐसा प्रतीत होता है। क्यों होता है, मैं उसको पहले स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, बजट का जो मेन फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ज्यादातर एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इस तरह की योजनाओं पे ज्यादा केंद्रित है। लेकिन आम आदमी या मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय आय के लिए जो बढ़ती लिविंग कॉस्ट है, बिजली की दरों में जो संभावित वृद्धि है, शहरी परिवहन की जो लागत बढ़ी है, उसको कम करने के लिए मध्यम वर्ग को कोई भी प्रत्यक्ष राहत या सब्सिडी का कोई लाभ नहीं मिला है। एक बात, बजट का जो ज्यादातर झुकाव लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर अधिक है, और जिससे मानव संसाधन की बात कीजिए, चाहे स्थानीय लघु आर्थिक इकाइयों की बात करिए, छोटे किसान की बात करिए, बुनकर की बात करिए, कालीन व्यापारियों की बात करिए, इत्र व्यापारियों की बात करिए, उनको इस वित्तीय वर्ष के मुख्य लाभ पात्रों की सूची से बाहर रख दिया गया। ठीक है। दूसरी बात है, सोशल सेफ्टी नेट्स की बहुत ही कमी इस बजट में दिखती है, क्योंकि पिछड़े वर्ग की बात हो, ओबीसी, दिव्यांग, वृद्धों के लिए सामाजिक सहायता कार्यक्रम में नाम मात्र की 0.2% और 5.2% की वृद्धि हुई है, जो बढ़ती महंगाई दर से कम है। तो पुरानी पेंशन जैसे मुद्दे की बात करिए, बजट चर्चा से पूरी तरह से पुरानी पेंशन का मुद्दा गायब रहा। उसके लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, चाहे जो लोग उस दायरे में हैं उनके पुरानी पेंशन के ऊपर जो ब्याज है, ब्याज का खर्च कैसे किया जाएगा, ये सारे मुद्दे गायब थे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता एनएसएपी के तहत मिलने वाली पेंशन राशि की कोई भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की बात इसमें नहीं की गई है। जो हमारे पारंपरिक उद्योग है, हस्तशिल्प की बात करिए, बुनकर की बात करिए, ऐसे क्षेत्रों को जो माइक्रो स्मॉल स्केल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग हैं, टैरिफ प्रोटेक्शन या सब्सिडी का कोई पैकेज उनके लिए बजट में नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करने वाली सरकार कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को और ट्रांसपोर्टेशन के हैवी कॉस्ट को अपग्रेड करने के लिए कैसे इस पे सब्सिडी या क्या योजना है, इसकी कोई बात इन्होंने नहीं की। एमएसपी का, कृषि को इन्होंने 11% दिया इस बजट में।
लेकिन एमएसपी की गारंटी और जो उनकी मूल्य वृद्धि है लागत की, उस पर इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। आवारा पशुओं से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया इन्होंने। प्राइस डिफिशियंसी, जो मूल्य भुगतान का अंतर है, उस पर कोई योजना नहीं है। सीमांत किसान जो कर्ज और जलवायु परिवर्तन की लगातार मार झेल रहा है, उसे बजट में निरंतरता मिलती है, कोई सुधार नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, महत्वपूर्ण बात इस मंच पे आनी चाहिए, कौशल विकास की बात हुई, बड़ा बजट दिया गया, लेकिन बुनियादी ढांचे पे ये भी तो बताइए कि स्किल इंडिया में 12,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिस पर सरकार बात ही नहीं करना चाहती। इस खबर को मीडिया संस्थानों से गायब करवा दिया गया है। लेकिन जो रोड मैप ये दिखा रहे हैं, हमारा कहना है पेपर लीक की बात करिए, चाहे रिक्त सरकारी पदों की बात करिए, कोई विशिष्ट समयबद्ध फंड आवंटित नहीं किया गया इन चीजों के लिए। डिग्री धारक युवा है, चाहे ग्रेजुएट युवा जो हमारे हैं, स्वरोजगार की बात तो हो रही है, लेकिन ठोस सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी पूरी तरह से इस बजट के अभाव में, पूरी तरह से इस बजट के दायरे के बाहर है। और एक सबसे बड़ी बात, अब देखिए फंस गए अपने बजट में आज 2024-25 में यशी जी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना आई थी, 400 करोड़ उसके लिए आवंटित था, इस बार भी 400 करोड़ ही है। अगर पूर्व में ये स्कूटी आवंटित होती, ये बजट घटता, बढ़ता नहीं, या समतुल्य नहीं होता, ये बजट घटा होता। समस्या यही है, राशि वही है, लेकिन 3 साल में एक भी डिलीवरी नहीं की इन्होंने स्कूटी की, और 6 लोगों की कमेटी बना करके बस बिठा दिया कि उनकी जब समायोजन की रिपोर्ट आएगी तब हम बांटेंगे। आज तक बच्चियों को स्कूटी गई नहीं हो। देखिए 400 करोड़ का बजट, वही रोड मैंने इसीलिए कहा कि रोलिंग बजट है, उसी 400 करोड़ को फिर 400 करोड़ रख दिया उठा करके। स्मार्टफोन टैबलेट की बात कर लीजिए, 4,000 करोड़ पिछली बार भी था, 4,000 करोड़ इस बार भी है। 2 करोड़ का लक्ष्य था टैबलेट बांटने का, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला और टेंडरिंग का प्रोसेस इतना विवेक जी, मैं वापस आऊंगी इस पर, आगे अभी बातचीत करेंगे। जरा आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, जो यूपी में बुनियादी ढांचा एक्सप्रेसवेज तो चमक रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पर आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है? जी, देखिए बजट यूपी का हर बार बढ़ता जा रहा है, पिछले के मुकाबले इस बार बढ़ गया, लेकिन और जिस तरह की सरकार ने दावा आप अपनी किया, बात को पूरा करिए आलोक जी, और जरा विवेक पांडे जी ने जो बिंदु उठाए हैं उन पर भी मैं चाहूंगी कि जरा अपनी बात रखिए उस पर। जी, तो जो सरकार ने दावे किए हैं कि बेरोजगार युवा, महिला, छुट्टा जानवर, हर वर्ग, हर विशेष की बात की उन्होंने, लेकिन सवाल ये है कि हमारा बजट तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम उस बजट का सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से हम स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा बजट खर्च करते हैं, शिक्षा पे बहुत बड़ा बजट खर्च करते हैं, छुट्टा आवारा जो जानवर हैं जिनसे गांव वासियों को खेती में दिक्कतें आ रही हैं, उनको निजात के लिए हम बहुत बड़ा बजट खर्च कर रहे हैं, युवाओं पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वो बजट सही उपयोग हो पा रहा है? ये मुझे लगता है कि चिंता इस पे करनी चाहिए, क्योंकि बजट तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं उसका धरातल पे असर कम दिखता है। आप स्वास्थ्य की देख लीजिए तो अस्पतालों में इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है, लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है कि हम बजट कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा पे लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए हमको कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख करना पड़ रहा है, तो ये सवाल उठता है कि आखिर वो बजट जा कहाँ रहा है। अगर हम गांव के किसानों को जानवरों से निजात नहीं दिला पाए पिछले कई सालों में, तो फिर वो बजट आखिर गया कहां? मुझे लगता है बजट की निगरानी बहुत जरूरी है, बजट बढ़ाने से ज्यादा, क्योंकि बजट सही इस्तेमाल हो रहा है आखिर की नहीं हो रहा है, तो कहां जा रहा है? क्योंकि बजट तो हर बार बजट बढ़ता है, पिछले के मुकाबले इस बार बजट बढ़ गया, लेकिन जो समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को उस पर भी फोकस करना पड़ेगा कि जो हम बजट बढ़ाते हैं जिस उद्देश्य को लेकर के, जनता की समस्याओं को सॉल्व करने को लेकर के, युवाओं को रोजगार देने के लिए, लेकिन क्या वाकई रोजगार मिला? क्या उनको हम नौकरी दे पाई? ये बड़ा सवाल है। तुम बजट अच्छा है, विवेक श्रीवास्तव जी, चाहे आलोक त्रिपाठी जी आऊंगी मैं, विवेक श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं जरा। विवेक जी, अभी आपने यहाँ पर विवेक पांडे जी को सुना जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की कि सरकार को काम करने चाहिए था, सरकार ने नहीं किया, और पिछली बार की तरह इस बार भी उतनी ही संख्या बजट में रखी है कुछ चीजों को लेकर। क्या कहना है इस पर? देखिए, उनको विपक्ष के नाते इस बजट को मुद्दों के आधार पर क्रिटिसाइज करना चाहिए। बजट पेश हुआ है, सरकार ने इसमें हर मद में धन के आवंटन की घोषणा की है। जिन मुद्दों पे उनको
कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, उस पर अपनी चर्चा करें। जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं, मजदूरों तक के लिए इस बजट में चिंतन दिख रहा है। मजदूरों के अड्डों के निर्माण पे चिंतन है। आखिर सबको मालूम है कि मजदूर एक जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन आज तक उनके स्थान पे इकट्ठे होने वाले जगहों की किसी सरकार ने कोई चिंता नहीं की। तो गरीब से लेकर के, उत्तर प्रदेश के उद्योग से लेकर के, हाई स्पीड ट्रैक से प्रदेश को जोड़ने की तक की चिंता उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। बेटियों को स्कूटी से लेकर के लैपटॉप देने तक की चिंता इस बजट में सरकार द्वारा की गई। उनके विवाह तक का बजट सरकार ने बढ़ाया है। तो इस बजट का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। रही बात कर्मचारियों के द्वारा कहीं दिक्कतें आती है, कहीं कुछ कमी आती है, तो उसका राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सबकी जिम्मेदारी है कि उन कमियों से सरकार को अवगत कराएं। कौन मना कर रहा है आपको? आज सुरेश खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है, और जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं, समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। स्वास्थ्य सेक्टर के लिए है, एमएसएमई सेक्टर के लिए है, मजदूरों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, किसानों को मुफ्त बिजली है। अब सब कुछ तो दे दिया। एक विवेक जी ये बताइए, मेडिकल कॉलेजों की संख्या आपने बढ़ा दी है, लेकिन वहां डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों की जो कमी है उसके लिए क्या? अभी 1-2 दिन पहले हम लगातार खबरें देख रहे थे, डॉक्टर्स ही नहीं है। कहीं कुछ बलिया की कल बात हो रही थी, बलिया में मुझे पता चला वहां पर हमेशा कोई भी मरीज हार्ट का हो या कोई सीवियर अगर किसी को बीमारी है तो उसको रेफर किया जाता है, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स ही नहीं है। इस समस्या का क्या? आपने एकदम बहुत सही बात उठाया है। देखिए, है क्या, उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती किसी सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र पे कोई ध्यान नहीं दिया। मुलायम सिंह जी को मौका मिला तो उन्होंने सैफई में एक मेडिकल कॉलेज बनवाया, जिसमें डॉक्टर पेसमेकर की धांधली करते पकड़ा गया। खैर वो अलग बात नहीं, मुझे एक बात बताइए कि जो कुल बजट है उसका 12.4% जो है वो शिक्षा के लिए है और 6% स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन यूपी इतनी बड़ी आबादी है, तो क्या उसके लिए इतना पर्याप्त है, आपको लगता है विवेक जी? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षित डॉक्टर आए और वहाँ पे सुविधाएं बढ़े। ट्रामा सेंटर देखिए हर जिले में बनाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट हमने कोरोना के समय ही सारे चिकित्सालयों में डेवलप किए, और कहीं पे किसी को ऐसा ना हो कि मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले। ये सारी चिंता सरकार ने इस बजट में समाहित की है। सरकार ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है। ठीक है अनुपमा जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो बजट में मध्यम वर्गीय हैं और जो छोटे व्यापारी हैं, तो क्या उनको एमएसएमईज के लिए कोई ऐसा ठोस प्रावधान है जिससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़े? अनम्यूट कीजिएगा। अनुपमा जी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। आ रही है? जी जी। हाँ, तो सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए सोचा है, और कोई भी सरकार इस बारे में सोचती है, क्योंकि एमएसएमई आज के इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्रॉब्लम जो है वो यही है कि ये जो छोटे छोटे उद्यमी या व्यापारी हैं, इनके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो। लेकिन कहने का मतलब है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा, मैं किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में यहाँ नहीं बोल रही, बल्कि एज एन एकेडमिशियन हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है उस पे भी जोर देना पड़ेगा। जमीनी धरातल पे आकर हमको देखना कि क्या वाकई में जो इंडिया के पास हमारा जो सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो 50% से ज्यादा जनसंख्या जो हमारी अंडर 25 है, क्या हम उस यूथ को आज की डेट में उतना सब सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं कि वो हमारी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए? ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर कि सरकार को सोचना पड़ेगा। ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं,
और इन पे सरकार ने जो एलोकेशन अभी आपने बताया वो किया है, 12.4% ऑन एजुकेशन एंड 6% ऑन हेल्थ, जो कि देखते हुए अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो बहुत कम है। दूसरी चीज, जो शिक्षक और छात्र अनुपात की बात हम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो शिक्षक का रेशियो है टुवर्ड्स छात्र वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। उसी तरह से जैसे कि अभी आपने शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर्स की बात की, तो अगर मरीज ज्यादा हैं और डॉक्टर है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या एलोकेशन कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हमको ये देखना होगा कि हम जो भी योजनाएं बना रहे हैं, योजनाएं बहुत सारी बना रही है बीजेपी की सरकार, और जितनी भी सरकारें होती हैं वो चुनी ही इसलिए जाती हैं कि उनको जनता के लिए काम करना है। तो ऐसी स्थिति में हम उस पॉलिटिकल डिबेट में ना पड़ के हम ये देखें कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं क्या वो उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है, उनका फॉलो अप अच्छे से हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि तभी वो ठीक है। अनुपमा जी वापस आएंगे, विवेक जी का रुक लेते हैं। विवेक जी, ये जो क्या लगता है आपको कि 3 कौन से ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जिनको अनदेखा किया गया है इस बजट में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपको स्पष्ट रूप से ये समझनी पड़ेगी कि इस बजट की जो खूबसूरती है, नई योजनाओं का नामकरण पुराने फंड का विलय किया गया है। योजनाएं नई, जैसे आपको याद होगा पिछली बार यशी जी ये बजट था गरीबी हटाओ अभियान, इस बार उसको बदल के किया गया जीरो पॉवर्टी अभियान। भाई गरीबी हाँ, हटाओ मैंने और अभी कहीं जीरो सुना पॉवर्टी, कि कोई कह रहा था कि पुरानी बोतलों में नई शराब जैसा बजट है ये। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि गरीबी हटाओ और जीरो पॉवर्टी, बस शब्द बदल दीजिए और इतना ज्यादा इसको टेक्निकली क्रिटिकल कर दीजिए कि बजट को किसी तरह से चुनाव तक लाया जा सके। सबसे बड़ी बात देखिए, 8.8 लाख करोड़ का बजट आया। आपको पता है, ये जान करके इस पैनल को हैरानी होगी, उत्तर प्रदेश पे जो कर्ज है वही 9.3 लाख करोड़ का है। अब ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जितना हमारा बजट है उससे ज्यादा तो हम कर्ज में डूबे हैं। पहली बात, 37,500 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज के अंदर है इस समय। मतलब अगर आज ये उत्तर प्रदेश का कर्ज चुकाना हो तो यशी जी को, मुझे, अनुराग, अनुपमा जी को, आलोक जी को, सभी 37,500 रुपए सरकार को देंगे करके एक एक नागरिक देगा, तब जाकर के ये कर्ज निपटेगा। ये बजट लेके आए हैं। राज्य की जीएसडीपी जो है, जीडीपी वर्सेस जीएसडीपी अनुपात 28% दिखाई जा रही है, और इसी को कर्ज के अनुपात में जो बजट है वो कम है, और इसी को आईएमएफ ने कहा था कि आंकड़ों में हेराफेरी हो रही है, और हमें उठा करके सी ग्रेड में रख दिया गया। अब देखिए, पूंजीगत व्यय कैपेक्स का जो यहाँ पे खेल चल रहा है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क पे तो रिकॉर्ड निवेश हो रहा है, लेकिन ये बात ये नहीं बताएंगे कभी इस देश को, एक बड़ा हिस्सा इस पूरे निवेश का एक कर्ज के माध्यम से आता है। 26-27 के बजट में राजस्व प्राप्ति और कुल खर्च के भीतर का जो अंतर था वो भारी कर्ज द्वारा लिया गया था, जिसका हम ब्याज भी भर रहे हैं, और उस ब्याज के और कर्ज की बात तो बजट में कभी होती ही नहीं है। विवेक जी, अब चूंकि वक्त की कमी है तो जैसे कि अभी अनुपमा जी कह रही थी कि बजट तो अब आ ही गया है, अब विपक्ष कितना भी आए तौबा कर ले, तो जिस हिसाब से उनको जिनको जो जो देना था वो तो उन्होंने दे ही लिया। अब अनुपमा जी का देखिए साफ तौर पर कहना मुझे भी ऐसा लगता है कि अब उस पर कितना खर्च हो रहा है, कितना उसका ठीक तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, इस पर हमें देखना ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं योगी सरकार का 10वां बजट। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज यूपी का बजट पेश किया और कहा जा रहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।